महेश आरोही को अदिति के खिलाफ भड़का रहा था और साथ में उसे बार बार कंपनी छोड़ने के लिए भी कह रहा था। आरोही ने उसकी बात अच्छे से सुन ली, पर अब जवाब देने की बारी उसकी थी। उसने कहा, तो सर आप बताइए ना, मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे इन सब से बाहर निकलूं? एक आप ही हैं जिन्हें मेरी इतनी फिक्र है। महेश उसका जवाब सुन के थोड़ा सैटिस्फाइड हुआ। उसे लगा कि उसने आरोही को अपनी बातों में फंसा लिया है, तो वो हल्की सी स्माइल देते हुए बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें वो सारे काम नहीं करने जो अदिति मैडम तुम्हें करने को कहेगी। अगर ऊपर से कोई भी ऑर्डर आता है तो तुम मना कर देना। भला तुम उनके लिए इतना काम क्यों करोगी जब उन्हें तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है? तो तुम्हें भी उनके अगेंस्ट जाना चाहिए। वो आरोही को अच्छी तरह से प्रोवोक कर रहा था। उसके अंदर वो जितनी नेगेटिविटी भर सकता था वो भर रहा था। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो अपनी नेगेटिव बातों में इतना खो गया कि उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि आरोही ने फोन में कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है। आरोही भी उसकी सब बातों में हाँ मिला रही थी। उसने कहा, ओके सर, पर मैं ये कैसे करूंगी? अगर किसी को पता चल गया तो मेरा काफी खराब इंप्रेशन पड़ेगा। भला मैं इसके लिए अपना पूरा करियर दांव पे क्यों लगाऊंगी? महेश ने उसके करीब आते हुए कहा, तुम्हें अपना करियर दांव पे लगाने की जरूरत नहीं है। इस महीने तुम जम के काम करो और कंपनी को फायदा करवाओ। इसके बाद मैं ट्यूलिप एंटरप्राइजेस के मालिक से तुम्हारे लिए बात करूंगा। मैं उन्हें कहूंगा कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, पर यहाँ पर तुम्हें इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिल रही। उसने आगे कहा, तुम्हें यहाँ से रिजाइन करने का रीजन भी सोचना होगा ताकि एंड टाइम पर कोई भी गड़बड़ ना हो। जब तुम यहाँ से निकलकर दूसरी कंपनी में जाओगी तो तुम्हारा ही फायदा होगा और फिर लोग तुम्हें वो इज्जत देंगे जो तुम डिजर्व करती हो। जब महेश को लगने लगा कि आरोही उसकी बातों में आ रही है तो उसने उसे और पुश करने की कोशिश की ताकि वो आरोही को बहती नाव में बिठा सके। बाकी धक्का लगाने का काम तो वो कर ही देगा। महेश उसके कंधे पर थपकी देते हुए बोला, आरोही तुम बहुत टैलेंटेड हो। तुम्हें किसी भी नामचीन कंपनी में एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। तुम बहुत अच्छा काम करती हो। स्प्रिंग टेलीकॉम में एक बिजनेस असिस्टेंट रहने से अच्छा है कि तुम किसी दूसरी कंपनी में जाकर अच्छी पोजीशन पर बैठो। आरोही ने भी एक्साइटमेंट में गर्दन हिलाई और बोली, हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपको थैंक यू कैसे बोलूं। आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। सच में मैनेजर हो तो आपके जैसा। महेश तो अपनी तारीफ सुनकर एकदम फ्लैट ही हो गया। वो अपने बाल सेट करके ब्लश करते हुए बोला, अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। तुम भी ना इतनी तारीफ कर रही हो। महेश को अंदर ही अंदर काफी प्राउड फील हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसने आरोही को अपनी बातों में फंसा लिया। और यंग लड़कियां वैसे भी आसानी से बातों में आ जाती हैं, जिसका उसे फायदा मिला। वैसे भी जब आरोही रिजाइन करेगी तो वो ही सबसे पहले लात मारकर उसे कंपनी से बाहर निकालेगा। और जहां तक रही ट्यूलिप कंपनी से बात करने की बात, तो वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला था। ये सब कुछ उसने आरोही को लालच देने के लिए कहा था। महेश तो ये सोचकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसे लगा था कि वो कितना शातिर है। उसने आरोही को कितनी आसानी से बेवकूफ बना दिया। आरोही भी उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसने अपने मन में कहा, इन्हें सच में लगता है कि इन्होंने मुझे पागल बनाया है। लगता है मुझे रेस का कच्चा घोड़ा समझ रहे हैं ये। सर, अभी तो आपको मेरा तोहफा मिलना बाकी है। मैंने कहा था ना, शुरू आपने किया है तो खत्म मैं करूंगी। महेश को क्या पता था कि आरोही उससे भी ज्यादा चालाक निकलेगी। उसने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली हैं। वो इतनी बेवकूफ नहीं है कि किसी के कहने पर कंपनी छोड़ दे। जब तक वो सुल्तान से नहीं मिलेगी तब तक इस कंपनी से नहीं निकलेगी, चाहे फिर कोई भी उसे कितना भी भड़काने की कोशिश क्यों न करे। क्योंकि आरोही का मकसद ही अदिति और सुल्तान के बारे में पता लगाना था। जब रात को वो अपने रूम में बैठी थी तो उसने ये पूरी रिकॉर्डिंग गौतम को ईमेल कर दी, ये कहते हुए कि कंपनी के ही कुछ लोग उनकी कंपनी को गिराना चाहते हैं। कमाल की बात तो ये थी कि गौतम ने आरोही की रिकॉर्डिंग तुरंत सुन ली थी। पूरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद वो अपने मन में बोला, अच्छा तो ये खेल खेला जा रहा है मेरे पीठ पीछे। और ये अदिति कब से कंपनी में लोगों को अपॉइंट करने लगी? अपने आप को समझती क्या है? खुद से तो खुद का बिजनेस संभाला नहीं जा रहा और मेरे बिजनेस में दखल दे रही है। गौतम को कुछ दिनों पहले ही पता चला था कि आरोही को अदिति ने इस कंपनी में जॉब दिलवाई है।
वो ये तो नहीं जानता था कि आरोही अदिति को कैसे जानती है, पर उसे इतना पता था कि आरोही बहुत काम की लड़की है। पर गौतम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि अदिति उसके बिजनेस में दखल दे रही है। दरअसल गौतम और अदिति सगे भाई बहन नहीं थे, इसलिए उसके मन में अदिति को लेकर कोई अच्छी फीलिंग नहीं थी। बल्कि वो तो अदिति और सुल्तान को पसंद भी नहीं करता था। उसे लगता था कि वो दोनों कुछ डिजर्व नहीं करते, क्योंकि उसके पापा ने मिसेस ठाकुर के मरने के बाद दूसरी शादी की थी। तब वो काफी छोटा था, पर उसे ये बात आज तक खटकती थी। उसने आज तक अदिति और सुल्तान को भाई बहन के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं किया था। वो इस वक्त अपने कमरे में बैठा यही सब सोच रहा था। उसने वाइन की एक सिप लेने के बाद कहा, लगता है दोनों भाई बहन के पर निकल आए हैं। बहुत जल्द उन्हें काटना होगा। इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बिजनेस में वो दोनों दखल दें? पापा की वजह से मैंने कुछ कहता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों मेरी अच्छाई का फायदा उठाएंगे। और इस महेश का भी कुछ करना होगा, वरना ऐसे ही लोग मेरी कंपनी को बैंकरप्ट करवा देंगे। वो थोड़ी गुस्से वाली आवाज में बोला, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। ये बात उसने महेश के लिए बोली थी। उसे काफी गुस्सा आ रहा था कि महेश इतने टाइम से उसकी कंपनी में काम कर रहा है, पर फिर भी वो दूसरे एम्प्लॉइज को उनकी राइवल कंपनी में जाने के लिए मोटिवेट कर रहा है, और वो भी आरोही जैसी लड़की को जिसने पिछले कुछ दिनों में कंपनी का बहुत फायदा करवाया था। इसके बाद उसने अपनी फैमिली पिक्चर की तरफ देखा, जिसमें अदिति और सुल्तान भी थे। वो तीनों उसके पापा के साथ बैठे हुए थे। उसने फिर वाइन की सिप ली। अब उसकी आवाज और ज्यादा गहरी होती जा रही थी। अगर उस शिवाय ने 3 साल पहले अदिति से शादी करने का वादा नहीं किया होता, तो मैं कब का अदिति और उसके भाई सुल्तान को इस घर से निकाल चुका होता। वो सुल्तान तो बस गुंडागर्दी करते रहता है। ऐसे लोगों का मेरा घर पर और मेरी प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं है। फिर उसने अपने पापा की तरफ देखा, और ये मेरे मरे हुए परम पूज्य पिताजी, इन दोनों को मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए छोड़ गए। गौतम के बोलने के तरीके से ही पता चल रहा था कि वो कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। उसे कैसे भी करके उन दोनों से अपना पीछा छुड़वाना था, पर वो ये नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पापा ने मरने से पहले अपना आधा बिजनेस अदिति और सुल्तान के नाम भी किया था। बस इसी बात का गुस्सा गौतम को आज तक था। जब उसकी पूरी वाइन की बोतल खत्म हो गई, तो उसने अपनी सेक्रेटरी को अंदर बुलाया और बोला, इस महेश को डिपार्टमेंट से निकाल दो। कल से आरोही बिजनेस डिपार्टमेंट की मैनेजर होगी, और मैं चाहता हूँ कि हम अपने कुछ वफादार लोग इन लोगों के बीच में सेट करें, ताकि हमें भी तो पता चले कि कौन कंपनी के अंदर दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उसके सेक्रेटरी ने हाँ कहा और वहां से चला गया। अगले दिन जब आरोही ऑफिस आई, तो वहां पर हलचल मची हुई थी। आरोही को समझ ही नहीं आया कि आज ऑफिस में ऐसा क्या हो रहा है कि हर कोई इतना घबराया हुआ है। जब वो अपने ऑफिस के अंदर गई, तो सब लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी भूत को देख लिया हो। उन लोगों को देखकर वो अपने मन में बोली, ये लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? कहीं मेरे चेहरे पर कुछ लगा तो नहीं? मेरे कपड़े तो ठीक है ना? आरोही को अभी तक ये भी नहीं पता था कि उसने महेश को रिप्लेस कर दिया है। तभी कृतिका वहां पर आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कंग्रेचुलेशंस, तुम बिजनेस डिपार्टमेंट की नई मैनेजर बन गई हो। आज सुबह ही गौतम सर के असिस्टेंट ने अनाउंस किया कि तुमने कंपनी की सेल्स को बढ़ाया, जिसके लिए वो तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहते हैं, और यही तुम्हारा रिवॉर्ड है। व्हाट? आर यू सीरियस? आरोही एकदम चौंकते हुए बोली। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि महेश को एक्सपोज करने का इतना बड़ा रिवॉर्ड उसको मिल जाएगा। कहाँ वो एक न्यू कमर के जैसे काम कर रही थी, और कहाँ कुछ ही दिनों में उसे मैनेजर की कुर्सी मिल गई। उसका तो प्रमोशन हो गया था। हाँ मैडम, ये सच है, अब तो आप हमारी बॉस बन गई हो। कृतिका ने उसे तुरंत गले लगा लिया। एक वही थी जो आरोही के लिए पूरे ऑफिस में सबसे ज्यादा खुश लग रही थी। आरोही तो छोड़ो, ऋतु को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आरोही को इतनी जल्दी प्रमोशन कैसे मिल गया। उसके दिमाग में तो यही आ रहा था कि कहीं आरोही गौतम के साथ सोई तो नहीं है, जो उसे रातों रात प्रमोट कर दिया गया हो। आरोही खुश भी थी और नर्वस भी। उसने खुद से कहा, क्या मैं इतने बड़े पोजीशन को हैंडल कर पाऊंगी? मुझे इसके लिए हाँ कहना चाहिए कि नहीं? कहीं मेरे साथ बाद में कोई ट्रेजेडी ना हो जाए। आरोही के पास में गौतम का असिस्टेंट खड़ा था। जब उसने आरोही की ऐसी बातें सुनी, तो वो कड़वाहट में बोला, मिस आरोही, क्या आप गौतम सर के जजमेंट पर डाउट कर रही हैं? ऐसा नहीं था कि आरोही गौतम पर डाउट कर रही थी,
बस उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था और ना ही वो इस पोजीशन के लिए अभी तैयार थी। वो बहुत आराम से बोली, ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें डाउट कर रही हूँ, पर ये पोजीशन मेरे लिए नहीं बनी। प्लीज गौतम सर को कहना कि मैं काफी ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे इस पोजीशन के लायक समझा, पर मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ही सही हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये पोजीशन मेरे लिए है। गौतम के असिस्टेंट का काम गौतम का मैसेज कन्वे करना था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि आरोही क्या कह रही है। उसने कहा, ये डिपार्टमेंट आपके लिए ही है और आपको पोजीशन एक्सेप्ट करनी ही होगी। वैसे भी इस पोजीशन पर आने के बाद आप किसी भी स्टोर पर जा सकते हैं। सब आपके कंट्रोल में होगा। ऑल द बेस्ट। इतना बोलकर वो असिस्टेंट वहां से चला गया। आरोही को लगा कि वो ठीक कह रहा है। अब जब उसे मैनेजर बना ही दिया गया है तो क्यों ना इस पोजीशन को एंजॉय करे। जितने भी लोगों ने उसे परेशान किया था वो उनसे बदला ले सकती थी। यही सोचकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। क्या आरोही अपने दुश्मनों से बदला लेगी? कैसा होगा उसका आने वाला सफर?